मैं अमित आप सबका सिविलियंस में स्वागत करता हूँ। यह वीडियो जो है ये आपका एमसीक्यू का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हमने नदियों के बारे में पढ़ा था और नदियों के साथ साथ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को भी देखे थे। तो इस पार्ट 2 में हम लोग अब खान एवं खनिज के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो जेएसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और प्लेथरा ऑफ नॉलेज बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं एमसीक्यूज़ के फॉर्म में और इनका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ये काफ़ी अच्छा दिया हुआ है और ये सारे क्वेश्चंस जो है एक अच्छे क्वेश्चंस है झारखंड सीजीएल जेएसएससी सीजीएल के लिए। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी स्पीड बोलने की स्पीड जो है वो स्लो लगता है तो आप लोग इसे 1.5 गुना स्पीड में देख सकते हैं, आप लोग के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है। और ये सब जितना भी वीडियोज़ है ये सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टॉपिक खान एवं खनिज, इसका जो पहला क्वेश्चन है, भारत में कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से पहला स्थान। तो अगर कोयले का भंडार की बात करें तो लगभग देश के 40% कोयला का जो भंडार है, सॉरी 40% कोयला नहीं, कुल खनिज का 40% भंडार जो है वो आपके झारखंड में है, इसलिए झारखंड को रत्नगर्भा कहा जाता है। तो अगर कुल खनिज की बात की जाएगी तो झारखंड में कुल खनिज का भारत देश के कुल खनिज का 40% भंडार झारखंड में है। जबकि अगर कोयले की बात की जाए तो कोयला जो है वो आपका 27.37% झारखंड में है। देश के कुल कोयला भंडार का झारखंड में 27.37% है। टोटल खनिज का 40% झारखंड में है। कोयले का 27.37% झारखंड में है। लो एस्क की बात करें तो लो एस्क का 25.7% जो है वो आपका झारखंड में है। तांबा का 18.48% ये आपका झारखंड में है। ये टोटल आपका रिजर्व है। तो अगर आप एग्जैक्ट डेटा याद नहीं रख सकते तो अप्रोक्स डेटा याद रखिए। जैसे कोयले का झारखंड में 27%, अगर हम लोग बात करें लो एस्क का तो 26% और तांबा अयस्क जो है वो आपका 18.5% जो है झारखंड में भंडारित है। तो भंडारण की दृष्टि से पहला क्वेश्चन जो है वो है भारत में कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से पहला स्थान। तो कोयले का सबसे अधिक भंडार जो है 27% के साथ झारखंड में है। और पहले स्थान पर है आपका उड़ीसा, दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पर जो है, एक सेकंड, भारत में कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से पहला स्थान जो है वो आपका झारखंड का है, दूसरा स्थान जो है वो उड़ीसा का है और तीसरा स्थान जो है वो आपका छत्तीसगढ़ का है। आपको ये मिलियन टन ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो झारखंड का ये याद रख सकते हैं कि 83,151.68 मिलियन टन का भंडार संरक्षित है। तो कोयले के भंडारण की दृष्टि से झारखंड पहले नंबर पर है, लेकिन अगर उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो झारखंड जो है वो तीसरे नंबर पर है। कोयल उत्पादन में तीसरे नंबर पे और भंडारण में पहले नंबर पर है। और अगर उत्पादन में सबसे पहला जिला जो है देश में उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पर आता है आपका झारखंड। तो झारखंड में हर साल कितना उत्पादन किया जाता है ये डेटा आप चाहे तो याद रख सकते हैं। 1,23,296 टन। तो इतना कोयला जो है वो झारखंड में हर साल उत्पादन किया जाता है। फिर देश में ताम्र अयस्क भंडार के मामले में झारखंड का स्थान। तो ताम्र अयस्क मतलब कॉपर ओर का भंडार जो है झारखंड इसमें दूसरा नंबर पर है, जबकि पहले स्थान पर जो है वो राजस्थान है। और कॉपर का कुल भंडार का 18.5% जो है झारखंड में पाया जाता है, या फिर झारखंड में भंडारित है। तांबा के उत्पादन में झारखंड का देश में स्थान, तो इसमें भी स्थान जो है वो आपका तीसरा स्थान है। कोयला के उत्पादन में भी तीसरा स्थान है और तांबा उत्पादन में भी तीसरा स्थान है,
जबकि कोयला के भंडारण में पहला स्थान है और तांबा के भंडारण में दूसरा स्थान है। तो देश में तांबा उत्पादन में झारखंड जो है वो तीसरे स्थान पर आता है, और जबकि पहला स्थान में मध्य प्रदेश और दूसरा स्थान में राजस्थान है। जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये सब जो क्वेश्चन है ये आपका इंडिया जीके का क्वेश्चन है, और जहाँ पे भारत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि भारत में तांबा उत्पादन करने वाला सबसे पहला राज्य कौन है, तो वो मध्य प्रदेश है, और सेकंड नंबर में राजस्थान होगा। तो ये भारत जीके के लिए ठीक है। और झारखंड जीके के लिए अगर बात करें तो ये सिर्फ हम लोग को अपना झारखंड का याद रखना होगा। तांबा के उत्पादन में झारखंड जो है तीसरे स्थान पर है, जबकि भंडारण में सेकंड नंबर पर है। अब आता है लौह अयस्क के भंडार के मामले में, तो लौह अयस्क के भंडारण में झारखंड का स्थान जो है वो तीसरा स्थान है। पहला स्थान जो है कर्नाटक का है, और दूसरा स्थान जो है उड़ीसा का है, और उसके बाद झारखंड का है। लौह अयस्क के उत्पादन में देश में झारखंड की स्थिति, तो देश में झारखंड की स्थिति अगर लौह अयस्क में उत्पादन की बात करें तो 4th नंबर पर है। तो एक बार हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं। अगर कुल खनिज की बात की जाए तो कुल खनिज का 40% जो है झारखंड में भंडारण है। अगर हम लोग कोयला की बात करें तो कोयला जो है वो 27.37% कोयला झारखंड में कोयला भंडार है। भंडारण की दृष्टि से कोयले के भंडार की दृष्टि से झारखंड जो है वो पहले स्थान पर है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। फिर आता है आपका कॉपर। तांबा के भंडारण की दृष्टि से झारखंड जो है वो दूसरे स्थान पर है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। और भारत के कुल तांबा भंडार का झारखंड में 18.5% भंडारित है। अगर हम लोग आयरन की बात करें, मतलब लौह अयस्क की, तो भंडारण में झारखंड का स्थान जो है वो तीसरा है, और उत्पादन में जो झारखंड का स्थान है वो चौथा है। और झारखंड में कुल लौह अयस्क का, भारत देश के कुल लौह अयस्क का 25.70% जो है भंडारित है। तो आपको ये सब डाटा जो है आपको याद रखना है। लौह अयस्क के उत्पादन में देश में झारखंड की स्थिति तो चौथा नंबर पे है, उड़ीसा पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, और तीसरे नंबर पे कर्नाटक, और चौथे नंबर पे हमारा झारखंड। अबरक उत्पादन में देश में झारखंड का स्थान क्या है, तो अबरक उत्पादन में देश में झारखंड का जो स्थान है तीसरा है। कभी किसी समय में झारखंड जो है अबरक उत्पादन में देश में पहले नंबर पर आता था, लेकिन अभी जो है झारखंड अबरक उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। और अबरक उत्पादन जो है सबसे अधिक झारखंड में कोडरमा ज़िले में होता है, इसलिए कोडरमा को अब अबरक राजधानी कहा जाता है। और कोडरमा का जो झुमरी तिलैया क्षेत्र है उसको अबरख नगरी कहा जाता है। तो अबरख नगरी पूछा जाए तो आंसर होगा झुमरी तिलैया, और अगर अबरख राजधानी पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा कोडरमा। भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, तो भारत का रूर प्रदेश, रूर जो है वो आपका जर्मनी का एक क्षेत्र है जो कि खनिज संपदा से संपन्न है। उसी प्रकार से भारत में झारखंड जो है वो खनिज संपदा से संपन्न है। पूरे देश का 40% खनिज जो है झारखंड में भंडारित है, इसलिए झारखंड को रत्नगर्भा या फिर भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। झारखंड प्रदेश को कहा जाता है, तो झारखंड प्रदेश को रत्नगर्भा कहा जाता है खनिजों से संपन्न होने के कारण। झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ मिलते हैं, तो झारखंड में 90% जो है वो आप में आर्कियन सेल का विस्तार है, और इसी आर्कियन सेल में ही आपका अधिकांश खनिज पाया जाता है। धारवाड़ सेल के खनिज मुख्यतः दक्षिण भारतीय राज्यों के जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में धारवाड़ सेल के चट्टानों में मुख्य रूप से खनिज पाए जाते हैं। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान है तो झरिया कोयला खान, जो कि धनबाद जिला में अवस्थित है। झारखंड में कोयले की प्राप्ति होती है, तो कोयले की प्राप्ति कौन से क्रम की चट्टान से होती है? गोंडवाना क्रम के चट्टानों से होती है।
अगर आप मेरा टॉपिक वाइज जो वीडियोज़ डला हुआ है ज्योग्राफी का, अगर वो नहीं देखे तो उसे जा कर के ज़रूर चेक करिए। झारखंड में सर्वाधिक लो अयस्क पाया जाता है, तो सर्वाधिक लो अयस्क जो है हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है, और मैग्नेटाइट का कुछ भाग पाया जाता है। कहीं कहीं मैग्नेटाइट पाया जाता है, जबकि ज़्यादातर जो है वो हेमेटाइट पाया जाता है। एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान, तो ये खान है नोवामुंडी की खान, जो कि आपका पश्चिम सिंहभूम में है। अगर लोहे की बात की जाए तो पश्चिम सिंहभूम में आ जाइएगा, और अगर तांबा की बात की जाए तो पूर्वी सिंहभूम। झारखंड में एल्युमिनियम का कारखाना स्थापित है, मूरी में है, 1938 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? हिंडाल्को के द्वारा। झारखंड के जिन 2 जिलों में सर्वाधिक अभ्रक पाया जाता है, तो वह जिला आपका है गिरिडीह और कोडरमा। धनबाद फेमस है आपका कोयला के लिए। झारखंड में उच्च कोटि का मस्कोवाइट अभ्रक पाया जाता है, या फिर आप इसको समझिए रूबी अभ्रक पाया जाता है, जिसका संकेंद्रन जो है मुख्य रूप से गिरिडीह कोडरमा जिले में है। जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा, तुरामडी, ये सभी यूरेनियम के लिए फेमस है। और जादूगोड़ा जो जगह है वो आपका पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आता है। झारखंड में कौन से 2 जिले बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है? तो पाट क्षेत्र में क्या है आपका? गुमला और लोहरदगा, तो यही आपका आंसर होगा। झारखंड में बॉक्साइट का संपूर्ण भंडारण कहाँ है? पाट प्रदेश में है, और पाट प्रदेश में गुमला और लोहरदगा। राज्य में बॉक्साइट का खनन जो है वो हिंडाल्को कंपनी के द्वारा किया जाता है। देखिए हिंडाल्को को अगर लिखे हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी, तो एल्युमिनियम कंपनी, और बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम अयस्क है, तो बॉक्साइट का जो उत्पादन करेगा वो हिंडाल्को करता है। झारखंड राज्य में मुख्य खनिजों की कितनी खान है? तो मुख्य खनिजों की 370 खान है, इसे ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। और गौण खनिज मतलब सेकेंडरी मिनरल्स जो है वो आपका 3519 खान है इसकी। और मुख्य खनिजों के धनबाद जिला में 109 खानें अवस्थित है, जबकि पश्चिम सिंहभूम जिले में 77 मुख्य खनिजों की खानें हैं। अगर पूछा जाए कि मुख्य खनिज के खानों में सबसे अधिक खानें कहाँ पे हैं, तो पहला नंबर पे धनबाद और दूसरा नंबर पे है पश्चिम सिंहभूम। और सिमडेगा, साहेबगंज, कोडरमा और दुमका में एक भी खान नहीं है। झारखंड में मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो मैग्नीज जो है वो लो अयस्क के आसपास पाया जाता है, या फिर लो अयस्क के साथ पाया जाता है। और लो अयस्क जो है पश्चिम सिंहभूम में संकेंद्रन है उसका सबसे ज़्यादा, तो आंसर जो है आपका पश्चिम सिंहभूम हो जाएगा। और यहाँ का जो सबसे फेमस क्षेत्र है चाईबासा, जो कि रोरो नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो चाईबासा, बाड़ा जामदा और लिमटू खान, ये 3 खाने हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस है। धालभूम गढ़ क्षेत्र में भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मैग्नीज अयस्क होने की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मैग्नीज अयस्क के प्रचुर भंडार मिले हैं। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि मैग्नीज का जो है मैग्नीज उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन है? तो पश्चिम सिंहभूम में। मैग्नीज जो है लोहे के साथ पाया जाता है, या फिर लोहे के आसपास पाया जाता है लो अयस्क के, तो लो अयस्क जो है पश्चिम सिंहभूम में है, तो मैग्नीज भी आपका कहाँ हो जाएगा? पश्चिम सिंहभूम। झारखंड में क्रोमाइट कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में क्रोमाइट, मैग्नीज, लो अयस्क, क्रोमाइट, ये सभी कहाँ होंगे? पश्चिम सिंहभूम। और अगर सेल समूह को याद रखना है तो क्रोमाइट कायंत्रित सेल से समूह से प्राप्त होता है। और सिंहभूम क्षेत्र का जो रोरो बुरु है, कीता बुरु, किंसी बुरु और चितांग बुरु, ये की पहाड़ियों से क्रोमाइट प्राप्त किया जाता है। झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार है? तो 40% खनिज भंडार है। और कोयला भंडार की बात करें तो कोयला भंडार जो है वो आपका 27.37% है। यहाँ पे 29% लिखा हुआ है, तो अगर ऑप्शन में इस डेटा के आसपास कोई डेटा मिले तो वो भी आंसर आपका हो सकता है। कोयला भंडार की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? भंडारण की दृष्टि से पहला स्थान है। और अगर भंडारण में बात करें तो
0.37% है और भंडारण में पहले नंबर पर है, जबकि उत्पादन में अगर बात करें तो उत्पादन में झारखंड जो है वो तीसरे नंबर पर है। और साथ ही साथ आपका तांबा अयस्क के भंडारण में भी तीसरा स्थान है, लोह अयस्क के भंडारण में दूसरा स्थान है, यहाँ पे जो डेटा है वो थोड़ा रॉन्ग है। तांबा अयस्क के भंडारण में झारखंड जो है वो दूसरे नंबर पर है और उत्पादन में तीसरे नंबर पर है, और इसका जो प्रतिशत है भंडारण का 18.5% है। अगर लोह अयस्क की बात करें तो लोह अयस्क के भंडारण में तीसरे स्थान पर है और उत्पादन में 4th स्थान पर है। और लोह अयस्क जो झारखंड में है वो आपका टोटल का 25.70% है। तो इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। झारखंड भारत में कोयले का तीसरा झारखंड भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा स्थान है? झारखंड भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे आंसर लिखा है चौथा, जबकि अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि झारखंड जो है कोयला उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। तो इस डेटा को एक बार हम चेक कर लेते कहीं से, और उसके बाद आप लोग देखिएगा। अभी एक काम करिए कि आप लोग रैंकिंग मत याद करिए, सिर्फ ये परसेंटेज याद कर लीजिए। जैसे कोयला जो है वो झारखंड में 27.37% है। अगर तांबा की बात करें तो 18.5% है। लोहा जो है वो आपका 25.70% है। तो ये डाटा आपका सही डाटा है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिए। और रैंकिंग जो है अलग अलग बुक में अलग अलग लिख रहा है, तो इसको हम एक बार चेक करके आपको कमेंट में पिन कर देंगे, और टेलीग्राम चैनल में भी उसको हम लिख करके अपलोड कर देंगे। तो अभी ये जो कन्फ्यूज़न वाला जो डेटा है उसको आप लोग अभी स्किप कर सकते हैं। और वैसे भी एग्ज़ाम में पहला रैंकिंग से पूछा जाने की संभावना बहुत कम रहता है, क्योंकि ये सब जो है वो विवादित चीज़ है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन नहीं डाला जाता है जो आपका विवाद उत्पन्न करे। लेकिन फिर भी हम एक बार चेक करके टेलीग्राम चैनल पर और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर हम पिन कर देंगे रैंकिंग को। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते हैं पहले इस चीज़ को। अगर संपूर्ण खनिज की बात करें तो 40% झारखंड में भंडारित है, ये आपको याद रखना है। अगर कोयला की बात करें तो 27.37% झारखंड में है, ये भी आपको याद रखना है। लोह अयस्क जो है झारखंड में 25.70% है, और तांबा जो है वो आपका 18.5% है। तो आप अभी फ़िलहाल ये याद रखिए, बाकी रैंकिंग जो है वो हम अलग से बता देंगे। झारखंड की नोआमुंडी, गुवा, पंसीराबुरु जैसी खदानें प्रसिद्ध है। तो नोआमुंडी की खान जो है एशिया में सबसे बड़ी कोयला के खान है। गुवा, चिरिया ये सभी जो है लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो नोआमुंडी, गुवा, पंसीराबुरु ये जो खाने हैं ये आपका लोह अयस्क की खाने हैं। नोआमुंडी, गुवा, पंसीराबुरु, बादाम पहाड़, गुरु महिसानी, आमदा कमरापाड़ा, विजय घाट कुरी, मेगा हाथुबुरु और किरीबुरु। तो आपको नोआमुंडी याद रखना है, गुवा याद रखना है, किरीबुरु याद रखना है और चिरिया की खान, ये 4 आपको याद रखने हैं। और ये सभी जो है पश्चिम सिंहभूम में है। और गुरु महिसानी भी याद रखना है। किरीबुरु लोह अयस्क खदान का विकास किस वर्ष किया गया था? तो ये 1964 में किया गया था। और 1964 में ही आपका बोकारो स्टील प्लांट का भी स्थापना किया गया था। और 1972 में यहाँ पे पहला भट्टी लगाया गया, और 1974 में यहाँ पे उत्पादन कार्य शुरू हुआ था। तो किरीबुरु लोह अयस्क खदान जो है 1964, जब भारत स्टील प्लांट जो है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी उसी समय की गई थी। और किरीबुरु की खान जो है वो आपका पश्चिम सिंहभूम जिला में है, और यह झारखंड और उड़ीसा के बीच सीमा का निर्माण करता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब सेल, कि किन 2 लोह अयस्क खानों को नवंबर 2021 में नई दिल्ली में आयोजित खानों और
खनिजों पर 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में अस्थायी खनन प्रथाओं और सर्वांगीण प्रदर्शन के लिए 5 स्टार रेटेड पुरस्कार प्राप्त किया था। तो किरीबुरु और मेघाहातुबुरु, ये नाम आपको याद रखना है। किरीबुरु और मेघाहातुबुरु जो कि आपका वेस्ट सिंहभूम में है, इसको 5 स्टार रेटेड पुरस्कार प्राप्त हुए थे। आपको इसमें इतना डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL सेल के अधीन झारखंड की कितनी लो एस्क खदानें हैं? तो झारखंड की 4 लो एस्क खदानें जो है सेल के अंतर्गत आती है। तो ये किरीबुरु और मेघाहातुबुरु तो होगा ही, क्योंकि इसको 5 स्टार रेटिंग दिया गया था। और साथ ही साथ गुआ और चिरिया, ये 4 लोहे की खान जो है वो सेल के अंतर्गत आती है। निम्न श्रेणी के लो एस्क पश्चिमी सिंहभूम मैग्नीज के लिए भूवैज्ञानिक अन्वेषण लोवा डी और तिरुल डी में किया गया है, यह स्थित है। तो ये सभी जो स्थित है ये आपका सरायकेला खरसावां में है। देख लीजिए इसे एक बार। निम्न श्रेणी के लो एस्क पश्चिमी सिंहभूम मैग्नीज के लिए भूवैज्ञानिक अन्वेषण लोवा डी और तिरुल डी में किया गया है, यह स्थित है आपका सरायकेला खरसावां में। तो सरायकेला खरसावां जिले के लोवा डी और तिरुल डी में निम्न श्रेणी के लो एस्क और मैग्नीज का भूवैज्ञानिक अन्वेषण किया गया है। आप ये लाइन याद रखिएगा, सरायकेला खरसावां जिले के लोवा डी और तिरुल डी में निम्न श्रेणी मतलब लो ग्रेड लो एस्क और मैग्नीज का भूवैज्ञानिक अन्वेषण किया गया था। और निम्न श्रेणी का जो लो एस्क होता है उसमें लोहे का 47 से 55% पाया जाता है। पश्चिम सिंहभूम जिले के हेसापी और हलमतबुरु क्षेत्र में मैग्नीज अयस्क के लिए भूवैज्ञानिक अन्वेषण किया गया था। तो ये सब नाम और किसके लिए किया गया था वो आपको याद रखना है। जैसे पश्चिम सिंहभूम का हेसापी और हलमतबुरु में मैग्नीज अयस्क के लिए किया गया था, जबकि सरायकेला खरसावां जिले में लोवा डी और तिरुल डी में निम्न श्रेणी के लो एस्क और मैग्नीज के लिए अन्वेषण किया गया था। रनराकोचा जानसा और बीचाबुरु कुस्मिता गुड़गांव और टोंटो क्षेत्र, ये क्षेत्र झारखंड में किन खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सभी क्षेत्र जो है वो क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। क्रोमाइट के लिए आप लोग जो धातु को ज़रूर याद रखिएगा। ये सभी आपका वेस्ट सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में है। जो धातु हाट मागरिया, केसरगरिया, रोरोबुरु, चितुंगबुरु, किमसीबुरु, किट्टाबुरु, तो ये सब जो क्षेत्र है ये आपका क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। और आप लोग 2 से 3 बार पढ़िएगा, अगर याद रहे तो ठीक, लेकिन क्रोमाइट के लिए आप कम से कम जो धातु को ज़रूर याद रखिएगा। झारखंड के किस जिले को बॉक्साइट खनिज के लिए जाना जाता है? तो बॉक्साइट के लिए आपका लोहरदगा और गुमला भी है। तो ज़्यादातर जो आपका देखिए बॉक्साइट के लिए लोहरदगा भी आंसर होगा और गुमला भी आंसर होगा, लेकिन गुमला और लोहरदगा में अगर अंतर करें तो लोहरदगा में गुमला के अपेक्षा ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट जो है वो पाट क्षेत्र में भंडारित है, और पाट क्षेत्र का दोनों हिस्सा है लोहरदगा और गुमला, लेकिन लोहरदगा क्षेत्र में ज़्यादा बॉक्साइट मिलने के कारण यहाँ पे आंसर जो है लोहरदगा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन घ नंबर में ऑप्शन रहता क और ख दोनों, तो आपका ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर ये हो जाता। फिर लोहरदगा जिला खनिज संसाधनों से समृद्ध है और बॉक्साइट खनिज के लिए जाना जाता है। यह बॉक्साइट पाखर, हिसारी, रुधाती पाट, खमार पाट, गुमला और लातेहार जिले तक भी फैला हुआ है। कुल मिलाकर आप अगर पाट क्षेत्र को समझ लें कि पाट क्षेत्र जो कि लातेहार, गुमला और लोहरदगा, ये तीन जिला जो है पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे बॉक्साइट खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से इन तीनों जिला में से सबसे ज़्यादा जो है वो लोहरदगा में पाया जाता है। लोहरदगा जिले से मुरी और रेणुकूट एल्युमिनियम प्लांट को बॉक्साइट की आपूर्ति की जाती है। यही और मुरी और रेणुकूट में जो आपका एल्युमिनियम प्लांट है
मूरी में जो 1938 में स्थापित किया गया था, और रेणुकूट में जो प्लांट है, इन दोनों में एल्युमिनियम बॉक्साइट की आपूर्ति जो है, दोनों ही जगहों पे एल्युमिनियम प्लांट है और दोनों जगह बॉक्साइट का आपूर्ति जो है वो लोहरदगा ज़िले से किया जाता है। लोहरदगा ज़िले में भूवैज्ञानिक अन्वेषण का कार्य भी राज्य के पेडोलॉजी विभाग और भारत सरकार के संस्थान MECL द्वारा किया जाता है। आपको इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। दुलपारा और डुबला बेटा निम्न में से किसकी प्रसिद्ध खाने हैं? तो यह है वेनेडियम के लिए। वेनेडियम का जो उपयोग है वो आपका मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है, खास करके लौह और इस्पात उद्योग में। और वेनेडियम झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र के दुलफुर, दुलपारा और डुबला बेटा, ये 3 क्षेत्र में पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम में स्थित कुंदर कोचा क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन की प्रबल संभावना है? तो कुंदर कोचा जो है वो आपका सोना के लिए फेमस है। सोना और तांबा दोनों ही पीले रंग का होता है, और तांबा जो है वो आपका ईस्ट सिंहभूम में पाया जाता है, और ईस्ट सिंहभूम के क्षेत्र में ही आपका कुंदर कोचा है, और कुंदर कोचा में सोना की मिलने की प्रबल संभावना है। और यहीं पूर्वी सिंहभूम में ही लावा सोना की खदानें भी स्थित है। रांची में कुबालसल, सोनापेट, जागो, सारेगडी और सरायकेला खरसावा में जिलगारा में भी सोना का भंडार पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ कुंदर कोचा याद रखना है बस। लिप्साबुरु, यहाँ पे लेप्साबुरु लिखा है, लेकिन लिप्साबुरु जो है वो काइनाइट के लिए प्रसिद्ध है, और यह भी आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। बरबट्टा, होसर और बुंडू बसरिया चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। यह क्षेत्र झारखंड के किस जिले में है? तो ये जो है आपका हजारीबाग में है। बरबट्टा, होसर, बुंडू बसरिया, ये सभी क्षेत्र जो है आपका हजारीबाग में है। झारखंड के चूना पत्थर क्षेत्र जो है हजारीबाग है। हजारीबाग का बरबट्टा, हेसर, बुंडू बसरिया, और रांची का खेलाई, होयर और भाऊ, और सिंहभूम का गगन्नाथपुर, राजनालिया, कोरवा गढ़वा और पलामू। तो देखिए, चूना पत्थर के लिए आप याद रखिएगा सोन नदी का जो क्षेत्र है गढ़वा पलामू, वो गढ़वा पलामू क्षेत्र में चूना पत्थर का भंडार पाया जाता है। साथ ही साथ आपका हजारीबाग में पाया जाता है। आपको इतना नहीं याद रखना है, सिर्फ आप याद रखिएगा हजारीबाग, गढ़वा और पलामू। डोलोमाइट डाल्टनगंज में पाया जाता है, और डाल्टनगंज जो है वो आपका पलामू ज़िले में है। और डोलोमाइट आपका पश्चिमी सिंहभूम का चाईबासा में भी पाया जाता है। डोलोमाइट क्या है? तो ये चूना पत्थर का ही रूप होता है, लेकिन इसमें 10% से मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब चूना पत्थर में जब मैग्नीशियम की मात्रा 10% से अधिक हो जाती है तो उसको हम लोग डोलोमाइट कहते हैं। मतलब डोलोमाइट जो है वो आपका मैग्नीशियम के भंडार के रूप में कार्य करती है। और ये डोलोमाइट जो है वो आपका डाल्टनगंज में पाया जाता है, डाल्टन। और डाल्टनगंज जो है आपका पलामू ज़िले में आता है, जिसका अभी नाम है मेदिनीनगर, भी इसी का नाम है। और ये पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा क्षेत्र में भी पाई जाती है। एस्बेस्टस मुख्य रूप से उत्पादन करता है। तो एस्बेस्टस का उत्पादन जो है वो आपका सरायकेला खरसावा करता है। कोकिंग कोल और यूरेनियम और पायराइट, ये 3, कोकिंग कोल, यूरेनियम और पायराइट, ये 3 का उत्पादन करने वाला झारखंड जो है एकमात्र राज्य है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। झारखंड में भारत में तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है। झारखंड में स्थित बगरू खदान किसके लिए फेमस है? बगरू बॉक्साइट। और अगर बॉक्साइट की बात करें तो ये कहाँ पे होगा? लोहरदगा। तो ये बगरू खदान जो है बगरू पहाड़ी लोहरदगा में स्थित है। राज्य में उत्पादित होने वाली उच्च श्रेणी का सफ़ेद अबरख,
तो सफ़ेद अभ्रक मतलब रूबी अभ्रक, और यह आपका कोडरमा ज़िले में पाया जाता है। कोडरमा ज़िले को अभ्रक राजधानी कहा जाता है, और झुमरी तिलैया को, कोडरमा ज़िले का ही झुमरी तिलैया क्षेत्र है, झुमरी तिलैया को अभ्रक राजधानी कहा जाता है। और यहाँ पे उच्च कोटि का अभ्रक, जिसको हम लोग रूबी अभ्रक कहते हैं, ये पाया जाता है, और विश्व बाज़ार में इसकी बहुत अधिक मांग है। देश के कुल कायनाइट के लिए लिप्साबुरु जरूर याद रखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम का लिप्साबुरु झारखंड राज्य का स्थान है। तो ये रैंकिंग अभी आप मत याद रखिए, रैंकिंग वाला जो है ये हम किसी ऑथेंटिक सोर्स से एक बार ढूंढ करके इसका लिस्टिंग जो है आपको हम प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहे, एग्ज़ाम के पहले आपको ये ज़रूर हम दे देंगे। झारखंड में वितरण के अनुसार खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 प्रकार के खनिजों में बांटा गया है, अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज और ईंधन खनिज। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, ये तो सही है। झारखंड को खनिजों का भंडार या स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है, ये भी सही है। तो आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त दोनों। राज्य में सर्वाधिक खनिज राजस्व संग्रह करने वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धनबाद, क्योंकि यहाँ पे कोयला प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसको हम लोग ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। और धनबाद में मुख्य खनिज की कुल खान जो है 109 है, और सेकंड नंबर पर जो है वो आपका पश्चिम सिंहभूम है। देश के कुल पायराइट उत्पादन में झारखंड राज्य की भागीदारी लगभग कितना प्रतिशत है? तो पायराइट उत्पादन में झारखंड जो है वो पहला स्थान रखता है, और पायराइट, यूरेनियम और आपका कोकिंग कोल, ये कोकिंग कोल, पायराइट और यूरेनियम, ये तीनों जो है सिर्फ झारखंड में उत्पादित की जाती है। तो यहाँ पे आंसर 95% हो जाएगा। और पायराइट के उत्पादन में भारत में झारखंड का स्थान प्रथम है। कोकिंग कोल, पायराइट और आपका यूरेनियम। झारखंड में लो एस्क की कितनी खानें हैं? तो लो एस्क की 28 खानें हैं, और जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो है चिड़िया खान, जो कि पश्चिम सिंहभूम जिला के सारंडा वन क्षेत्र में अवस्थित है। चिड़िया खान, लोह गुरु मसानी, फिर आपका किरीबुरु, गुआ और नोवामुंडी, ये 4-5 जो आपके लो अयस्क की खाने हैं उसे ज़रूर याद रखिए। मैग्नीज का मुख्य अयस्क है, तो मैग्नीज का मुख्य अयस्क जो है पार्लूसाइट और साइलोमेलिन, ये दोनों ही आपका मैग्नीज का मुख्य अयस्क है, और ये धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। मैग्नीज मुख्य रूप से वेस्ट सिंहभूम के चाईबासा, लिमटू, नोवामुंडी, बंसाडेरा, कालिंदा, बरजमुंडा क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप ये याद रखिए, नोवामुंडी और चाईबासा याद रखिए। राज्य के किस क्षेत्र में क्रोमाइट का भंडार है? तो क्रोमाइट का भंडार जो है ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। यहाँ पे आंसर पश्चिम सिंहभूम नहीं है, लेकिन सिंहभूम है, तो सिंहभूम क्षेत्र हो जाएगा। रोरोबुरु, कीताबुरु, किंसीबुरु, ये सब जगह में, चितांगबुरु। राज्य में तांबा उत्पादन का प्रमुख खान है, तो मूसाबनी और घाटशिला, ये दोनों तो है ही। घाटशिला में आपका 1924 में कॉपर उद्योग की स्थापना की गई थी। मूसाबनी भी फेमस है, तो इसके हिसाब से आंसर जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा, मतलब मूसाबनी, घाटशिला और राखा। एक बार देख लेते हैं, मूसाबनी, धोबनी, सुरदा, घाटशिला। मूसाबनी आपको याद रखना है हमेशा, सुरदा की खान याद रखना है हमेशा, घाटशिला, ये 3 नाम याद रखने हैं आपको जो तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेफाइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में स्थान, तो ये प्रथम है, ये करेक्ट है, आप इसे याद रख लीजिएगा। ग्रेफाइट के उत्पादन में झारखंड जो है प्रथम स्थान रखता है। इसको हम लोग काला सोना भी कहते हैं, और ये ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक अपर रूप है। देश के कुल कोबाल्ट भंडार में झारखंड का स्थान है। कोबाल्ट भंडार में झारखंड का स्थान जो है सेकंड नंबर पर है, और प्रथम स्थान पर है पूर्वी सिंहभूम। देखिए, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, तो निकेल की बात यहाँ पे नहीं है। आयरन और कोबाल्ट में सबसे अग्रिम जिला जो है वो आपका
एक सेकेंड। रैंकिंग अभी छोड़ ही दीजिए आप। देश के कुल बेंटोनाइट भंडार में झारखंड का स्थान है 3य स्थान। बेंटोनाइट मतलब आपका मुल्तानी मिट्टी, और ये आपका साहिबगंज में पाया जाता है। साहिबगंज जिला जो है वो सबसे अग्रिम जिला है। और जहाँ रही बात रैंकिंग की कि उत्पादन में और भंडारण में कौन सा अयस्क में प्रथम है, कौन सा अयस्क में दूसरा है, तृतीय है, इसका हम अलग से सेपरेट आपको एक PDF प्रोवाइड कर देंगे। अब आता है झारखंड का भूगर्भिक संरचना। झारखंड में आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो झारखंड के अधिकांश भूभाग पर आपका आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है 90%। और 10% भाग में गोंडवाना युग की परतदार कोयला प्रधान चट्टानें। तो गोंडवाना युग की चट्टान में क्या पाया जाता है? कोयला, जो कि दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में है। फिर आपका विंध्यन युग की बलुआ पत्थर, चूना पत्थर दोनों। राजमहल ट्रैप, जो कि राजमहल साहिबगंज वाला क्षेत्र में है। लेटराइट मिट्टी, जो कि आपका पाट प्रदेश में है। और नदियों द्वारा लाई गई नवीनतम जलोढ़ निक्षेप उपस्थित होते हैं। तो ये जो नवीनतम जलोढ़ निक्षेप है ये आपको स्वर्णरेखा नदी के आसपास का क्षेत्र में, गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र में और सोन नदी के आसपास का क्षेत्र में पाया जाएगा। निम्न में से किस क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है आर्कियन क्रम की चट्टानें, क्योंकि इसमें प्रमुख खनिजे जो है खनिज पाया जाता है, जैसे लोहा, निकेल, तांबा, सोना आदि पाए जाते हैं। निम्न में से आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध है। ये सभी चट्टानें जो है आर्कियन कालीन चट्टानों से संबंध रखता है। ज्वालामुखी से बाहर आने वाले तरल पदार्थ को लावा या फिर मैग्मा कहा जाता है। इसको हम लोग अपने थ्योरी वाले वीडियो में भी पढ़े थे। और जब ये पृथ्वी के बाहर ठंडा होकर जम जाता है या फिर कठोर रूप धारण कर लेता है, तो इस कठोर रूप धारण करने वाले चट्टानों को हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। फिर आग्नेय चट्टान जो है टूटकर कुछ परत में बिछने लगता है और पुनः एक चट्टान का रूप लेता है, जिसे हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान इसलिए क्योंकि इसका निर्माण जो है आर्कियन चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। फिर दाब, ताप आदि में परिवर्तन के कारण चट्टानों में रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है, जिसके कारण ये आर्कियन कालीन चट्टानें और अवसादी चट्टान टूटकर एक नया रूप ले लेती है, जिसको हम लोग रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो ये सब हम आपका थ्योरी वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताए हैं, आप लोग वहाँ जाकर के देख लीजिएगा। और झारखंड जीके में ये सब से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका यही सब पूछेगा तो पूछ सकता है कि आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का संबंध किससे? आर्कियन कालीन चट्टानों से। और इतना डीप नहीं घुसता। निम्न में से किस क्रम के चट्टानों को लोह अयस्क की श्रृंखला कहा जाता है? तो लोह अयस्क की श्रृंखला धारवाड़, और अगर आपको कोयला पूछा जाए तो गोंडवाना, अगर चूना पत्थर पूछा जाए तो विंध्यन। इसे आप याद रखिएगा, विंध्यन जो है वो आपका चूना के लिए, चूना पत्थर के लिए, गोंडवाना जो है आपका कोयला के लिए, और धारवाड़ जो है वो आपका लोह अयस्क के लिए। लोह अयस्क के साथ साथ तांबा, सोना, मैग्नीज, निकेल और बॉक्साइट, आप इसको जरूर याद रखिए। लोहा, तांबा, सोना, मैग्नीज, निकेल और बॉक्साइट, ये सभी आपका धारवाड़। देखिए ये सभी धातु है और धातु धारवाड़। किस काल में पाट क्षेत्र हजारीबाग और रांची से 1000 फीट ऊंचा उठ गया था? तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। मायोसीन काल में पाट क्षेत्र जो है रांची पठार और हजारीबाग पठार से 1000 फीट ऊंचा उठ गया था। तो आप बस ये याद रखिएगा कि मायोसीन काल में पाट क्षेत्र जो है हजारीबाग और रांची, जो कि आपका 600 फीट में है, तो ये आपका पहला उत्थान था। मायोसीन काल में हजारीबाग और रांची से आपका हजारीबाग, देखिए पहले ये तीनों इस तरह थे, लेकिन जब हजारीबाग पठार, आप इस तरह समझिए, ये आपका पाट क्षेत्र है, ये आपका रांची पठार है, या फिर ये आपका हजारीबाग पठार, ये तीनों है। पहले तीनों एक लाइन पे थे, लेकिन जब आपका मायोसीन काल है, उस समय जब हिमालय में प्रथम उत्थान होता है, तो आपका ये जो है पाट क्षेत्र, ये इन दोनों से, मतलब रांची का पठार और हजारीबाग के पठार से
300 मीटर या फिर रफली कह लीजिए 1000 फीट जो है वो ऊपर उठ जाता है। फिर जब दूसरा बार उत्थान होता है तो उस समय ये आपका लगभग 300 फीट या लगभग 1000 फीट या फिर 300 मीटर और मान के चलिए, तो ये आपका फिर ऊपर उठता है यहाँ पे, और ये दोनों जो है इस जगह पे आ जाता है। और तृतीय उत्थान के समय पाठ क्षेत्र जो है एक बार और ऊपर जाता है, तो 1000 फीट 1000 फीट 1000 फीट, और इस समय फिर आपका रांची और हजारीबाग पठार जो है फिर से आपका ऊंचा उठता है। तो 300 फीट और 300 फीट 600 फीट 600 मीटर ऊपर उठता है। और अगर फीट की बात करें तो 1000 और 1000 2000 फीट। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि पहला जो है, पहले सभी एक ही लाइन पे थे, बेस लाइन पे पहला उत्थान हुआ तो पाठ क्षेत्र जो है वो 300 मीटर ऊपर उठा। 300 मीटर मतलब लगभग 1000 फीट, और उस समय आपका हजारीबाग पठार और रांची पठार आपका इसी लाइन पर था। लेकिन जब दूसरा उत्थान हुआ तो ये वापस से आपका 300 मीटर मतलब कि 300 मीटर और उठ गया, मतलब टोटल उठ गया 600 मीटर। और इस समय हजारीबाग पठार और रांची का पठार भी 300 मीटर ऊपर की तरफ उठा। और तृतीय उत्थान के समय पाठ क्षेत्र जो है और आपका 300 मीटर ऊपर उठा, मतलब 1000 फीट और ऊपर उठ गया। तो उस समय हजारीबाग पठार और रांची का पठार जो है फिर ये लोग भी 300 फीट 300 मीटर जो है ऊपर उठा। 300 मीटर मतलब लगभग 1000 फीट करके। तो उसी पे क्वेश्चन है कि पहला उत्थान जब होता है तो उस समय पाठ क्षेत्र जो है वो आपका 1000 फीट ऊंचा उठता है। हम लोग जानते हैं कि पाठ क्षेत्र जो है वो अभी 900 मीटर की ऊंचाई पर है, और 900 मीटर की ऊंचाई पर आने के लिए इसमें 3 बार उत्थान हुआ। प्रथम उत्थान में ये 300 मीटर ऊंचा उठा मतलब 1000 फीट। दूसरे उत्थान में ये फिर 300 मीटर मतलब 600 मीटर तो 2000 फीट, और तीसरे उत्थान में वो 900 मीटर मतलब कि 3000 फीट पर आया। तो ये जो समय था वो था मायोसीन काल। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है? तो आंसर है 85%। और ऐसे अगर भौगोलिक संरचना के हिसाब से माने तो कुल भौगोलिक संरचना में 90% का हिस्सा था पहले, लेकिन अभी जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 जो अपडेट कर दिया है 85%। तो आपको ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, तो देख लीजिएगा जो आपको मिले वही आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य में पाए और अगर आर्थिक सर्वेक्षण लिखता है तो आंसर जो है वो 85% ही होगा। अगर क्वेश्चन में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 लिख दिया है और ऑप्शन में अगर 90% भी है और 85% भी है तो उस समय आंसर जो है वो आपका 85% हो जाएगा। झारखंड राज्य में पाए जाने वाले आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आर्कियन कालीन चट्टानों में देखिए, आर्कियन कालीन चट्टानों का निर्माण हुआ था मैग्मा के बाहर निकलने से और ठंडा होकर के जमा होने से। और वो जो समय था उस समय किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं पाए जाते थे, मतलब उनकी उत्पत्ति नहीं हुई थी पृथ्वी में, तो उनमें जीवाश्म पाए जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे घ नंबर ऑप्शन में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो जीवाश्म बिल्कुल भी पाए नहीं जाते। जबकि निकेल पाए जाते हैं, तांबा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ऊपर में हम लोग पढ़े थे इसको कि आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो आर्थिक महत्व की चट्टानें हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे धातु पाए जाते हैं और जो आर्थिक महत्व के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हिमालय के तीसरे उत्थान में झारखंड की भू आकृति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जब तीसरा उत्थान हुआ तो उस समय पाट क्षेत्र जो है 3000 से लेकर 3600 फीट मतलब आपका 900 मीटर, 100 मीटर में आप रफली मान के चलिए, 300 मीटर में रफली आप मान के चलिए 1000 फीट। तो 300 मीटर 300 मीटर 300 मीटर, तीसरा उत्थान में 900 मीटर हो गया था। 900 मीटर मतलब 3000 से 3600 फीट। तथा रांची और हजारीबाग का पठार जो है 2 बार ऊपर उठा, तो आपका 300 मीटर और 300 मीटर 600 मीटर, तो 1000 फीट और 1000 फीट मतलब 2000 फीट जो है वो ऊपर उठ गया। और तीसरा उत्थान जो है प्लीस्टोसिन काल में हुआ था। पहला उत्थान मायोसिन में और तीसरा उत्थान जो है प्लीस्टोसिन। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, पहला उत्थान मायोसिन और तीसरा उत्थान जो है वो आपका प्लीस्टोसिन। झारखंड के भूगर्भ में पाई जाने वाली पहली संरचना, तो ये आंसर हो जाएगा आर्कियन कालीन चट्टान। विंध्यन क्रम की चट्टानें आपकी जो है
वो आपका पाया जाता है सोन नदी क्षेत्र मतलब गढ़वा पलामू में, और ये चूना पत्थर के लिए फेमस है। गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है वो आपका दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती है, और गोंडवाना क्रम में कोयला की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। कोल्हान क्रम की चट्टान किसे कहा जाता है, तो धारवाड़ को ही कोल्हान क्रम की चट्टानी कहा जाता है। और धारवाड़ में जो धातु है वो जैसे कि लोहा, तांबा, निकेल, कोबाल्ट ये सब पाए जाते हैं। ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्माण हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है राजमहल ट्रैप का, लावा के उद्गम से। निम्न में से कौन सी चट्टान झारखंड में नहीं पाई जाती है, तो झारखंड में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है कोल्हान क्षेत्र में। आर्कियन क्रम की चट्टान तो पूरा झारखंड में इसका 90% फैला हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टान जो है गढ़वा पलामू का क्षेत्र में पाया जाता है। ये कुड़प्पा क्रम की चट्टान जो है वो झारखंड में नहीं पाया जाता। किस क्रम की चट्टानों को पैतृक चट्टान कहते हैं, तो आर्कियन क्रम के चट्टानों को ही पैतृक क्रम की चट्टान कहते हैं, क्योंकि इसी का जब ये टूटने फूटने से जो अवसाद बनता है उससे अवसादी चट्टान बनता है, और फिर वही अवसादी चट्टान या फिर आर्कियन चट्टान ही जब कालांतर में प्रेशर और टेम्परेचर के कारण जो रासायनिक प्रक्रिया होती है इनमें, इससे इनके रूप में परमानेंटली कोई बदलाव आ जाता है और गुण में भी परिवर्तन आ जाता है, तो उससे हम लोग रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो इसका जो पेरेंट चट्टान है मतलब पैतृक चट्टान जो है वो आपका आर्कियन क्रम की चट्टान है, क्योंकि इसी चट्टान से आपका अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड के किस भाग में पाई जाती है, तो ये आपका विंध्यन क्रम की चट्टान जो है उत्तर पश्चिम दिशा में पाई जाती है। झारखंड की प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ है, तो कोयला के लिए आपका गोंडवाना हो जाएगा, विंध्यन जो है वो आपका चूना पत्थर के लिए हो जाएगा, और धारवाड़ जो है वो आपका धातुओं के लिए हो जाता है, जैसे लोहा, तांबा, सोना, निकेल, कोबाल्ट। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग में से जूरेसिक युग के बीच में हुआ है। इस चट्टान ये आप याद रखिएगा, कार्बोनिफेरस युग। इस चट्टान का निर्माण नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थों से हुआ है, और इसका अधिकांशतः जो है वो दामोदर नदी घाटी और उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्रों में विस्तार है। मायोसीन में आपका हिमालय का पहला उत्थान हुआ, मायोसीन, और प्लीस्टोसीन में तीसरा उत्थान हुआ, और प्लायोसीन में आपका दूसरा उत्थान हुआ। आप ये 3 याद रखें, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन। तो मायोसीन में कम अक्षर है तो पहला उत्थान, प्लायोसीन में मायोसीन से ज़्यादा अक्षर है तो ये दूसरा हो जाएगा, और प्लीस्टोसीन में और भी ज़्यादा लेटर आ गए तो ये तीसरा उत्थान हो गया। तो मायोसीन, प्लायोसीन और प्लीस्टोसीन। मायोसीन में आपका पाट क्षेत्र 300 मीटर या फिर कहिए 1000 फीट ऊपर उठा था। प्लायोसीन में 300 मीटर और उठ गया, मतलब आपका अब हाइट जो है पाट क्षेत्र का 600 मीटर या फिर आप समझ लीजिए 2000 लगभग 2000 फीट। और हजारीबाग और रांची का पठार जो है वो आपका 300 मीटर या फिर लगभग 1000 फीट ऊंचा रह गया। और तीसरे उत्थान में प्लीस्टोसीन काल में जब तीसरा उत्थान हुआ हिमालय का, उस समय पाट क्षेत्र जो है 600 मीटर से और 300 मीटर ऊपर उठ गया, मतलब 900 मीटर, मतलब 3000 से लेकर के 3600 फीट तक। और इस समय हजारीबाग और रांची पठार में दूसरा उत्थान होता है, तो पहले 300 मीटर ऊपर उठा था दूसरे वाले में, तो तीसरे वाले में 300 और मीटर, तो अब टोटल उत्थान जो है वो 600 मीटर हो गया, मतलब लगभग 2000 फीट। आप इस चीज़ को ज़रूर समझ करके याद रखिएगा। पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान हुआ है। पारसनाथ पहाड़ी जो है वो आपका विंध्यन काल में हुआ है इसका उत्थान, और ये इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, और जैन धर्म का इसको मक्का भी कहा जाता है। झारखंड राज्य के कई मैदानी भागों में जलोढ़ निक्षेपों के विक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई जगह पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हुआ है, जिसे हम लोग
मोनेडनॉक कहते हैं। ये आपका ज्योग्राफी का है, ये झारखंड ज्योग्राफी में पता नहीं इसका क्वेश्चन क्यों दिया। मैदानी भागों में जलोढ़ निक्षेपों के विक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई जगह पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हुआ है, जिसे हम लोग मोनेडनॉक कहते हैं। और मोनेडनॉक का विस्तार जो है झारखंड में राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में। तो मैदानी क्षेत्र कहाँ है आपका, जहाँ गंगा नदी क्षेत्र है वहीं, और स्वर्णरेखा नदी घाटी का मैदानी क्षेत्र। तो इन्हीं जगहों पर आपको मोनेडनॉक देखने को मिल सकता है। आर्कियन क्रम की चट्टानों का रूपांतरित रूप क्या कहलाता है? तो आर्कियन कालीन चट्टानों का रूपांतरित रूप जो है वो ग्रेनाइट और नीस है, ग्रेनाइट और नीस। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार कहाँ है? तो उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र में है, गिरिडीह क्षेत्र में, जो कि आपका दामोदर नदी बेसिन में आता है, और आपका साथ ही साथ राजमहल की पहाड़ियों में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा गिरिडीह जिला, आप दामोदर नदी घाटी याद रखिएगा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, राजमहल की पहाड़ियों में और उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र में भी आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान मिलती है, जिसमें कोयला की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। किस जगह जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं? तो जलोढ़ निक्षेप कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पे आपका नदियाँ जो है रहेगी। तो स्वर्णरेखा नदी के निचली घाटी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, और साहिबगंज के आपका गंगा नदी वाले क्षेत्र में, और गढ़वा पलामू के सोन नदी वाले क्षेत्र में, यहाँ पे आपको जलोढ़ निक्षेप देखने को मिलते हैं। झारखंड राज्य अवस्थित है। तो झारखंड राज्य जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत जो है वही उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित हो, तो झारखंड भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ही अवस्थित है। पाट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा आपका समतल जमीन। पाट का शाब्दिक अर्थ होता है समतल जमीन, और पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को हम लोग टांड कहते हैं, जबकि निचली भाग को हम लोग दोन कहते हैं। और निचली भाग में खेती होता है, जैसे हम लोग गांव घर में बहियार खेत सुने होंगे, तो वो बहियार खेत जो है वो दोन कहलाता है। और हम लोग जहाँ पे बोलते हैं कि क्रिकेट खेलने चलो किसी टाड़ में, तो वो टाड़ जो है वो आपका ऊपरी भाग होता है, और वहाँ पे खेती नहीं की जाती क्योंकि पानी वहाँ पे नहीं रुकता, और साथ ही साथ ये भूमि जो है उपजाऊ नहीं होती है। तो समतल भूमि का जो ऊपरी भाग है उसको टाड़ बोलते हैं, और निचली भाग जो है दोन है, और दोन में कृषि कार्य किया जाता है। झारखंड क्षेत्र का सबसे ऊंचा पाट जो है नेतरहाट पाट है, और इसकी ऊंचाई जो है 1180 मीटर है। और समुद्र तल से पाट क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो आपका 900 मीटर है, जो कि तीसरे उत्थान में हुआ है, मतलब प्लीस्टोसिन समय काल में। छोटा नागपुर पठार का विस्तार निम्न में से किस राज्य में नहीं है? तो देखिए महाराष्ट्र में नहीं है। झारखंड का बॉर्डर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल से लगता है, बिहार से लगता है, तो यहाँ पे आपका छोटा नागपुर पठार का विस्तार है, जबकि महाराष्ट्र बहुत दूर है और महाराष्ट्र में इसका विस्तार नहीं है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ठीक है। झारखंड राज्य का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है 1365 मीटर, जिसको हम लोग संबित शिखर भी कहते हैं, या फिर जैन धर्म का मक्का। राज्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला सेल समूह आर्कियन सेल समूह है। अगर आर्थिक सर्वेक्षण 20-21 पूछ दे तो आंसर 85% हो जाएगा, और ऐसे नॉर्मली पूछे तो 90%। इसका विस्तार कहाँ है? धनबाद, गिरिडीह, संथाल परगना और पलामू जिला। मतलब कुल मिला के झारखंड का उत्तर भाग और पश्चिम भाग में। झारखंड में विंध्यन क्रम की चट्टानों के अवशेष पाए जाते हैं। तो विंध्यन क्रम के चट्टानों के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? सोन नदी के पास। विंध्यन क्रम की चट्टानें किस लिए फेमस है? चूना पत्थर के लिए। तो गढ़वा पलामू, जो कि पश्चिमोत्तर भाग है। और पारसनाथ पर्वत जो है वो विंध्यन पर्वत का ही आगे निकला हुआ भाग है। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि पारसनाथ पर्वत जो है कब ऊंचा उठा? पारसनाथ पर्वत का निर्माण कब हुआ? तो विंध्यन काल में हुआ। निम्न में से किस क्रम को कोयला युग के नाम से जाना जाता है? तो गोंडवाना क्रम को कोयला युग के नाम से जाना जाता है। धारवाड़ जो है धातुओं के लिए, लोहा, तांबा, सोना, कोबाल्ट, निकेल इत्यादि के लिए, क्रोमाइट के लिए फेमस है।
जबकि आर्कियन क्रम की चट्टान जो है वो आपका, ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टान जो है ये भी आपका खनिजों के लिए फेमस है, और विंध्यन क्रम की चट्टान जो है चूना पत्थर के लिए फेमस है। अब आता है झारखंड की मिट्टियाँ। दामोदर घाटी में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दामोदर घाटी में बलुई मृदा पाई जाती है। बालू तस्करी बहुत होता है यहाँ पे इस क्षेत्र में, तो बालू है तभी तो बालू तस्करी होगा। धनबाद एवं, देखिए इसका विस्तार जो है लातेहार, दामोदर नदी लातेहार का टोरी से निकलती है, लातेहार का पूर्वी भाग से, तो टोरी से लेकर के धनबाद और जामताड़ा तक इसका विस्तार है। और इस बलुई मृदा को फुसफुस मृदा भी कहते हैं। धात्विक गुणों से युक्त मृदा पाई जाती है, तो सबसे अधिक धातु, लोह धातु कहाँ पाई जाती है? वेस्ट सिंहभूम, या फिर आप समझ लीजिए हाँ वेस्ट सिंहभूम में। तो वेस्ट सिंहभूम जो है पश्चिमी सिंहभूम में आपका धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे कृषि की तुलना में पशुपालन अधिक उपयुक्त है। काली मृदा झारखंड में कहाँ पाई जाती है? तो ये राजमहल ट्रैप में पाई जाएगी। और काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मृदा भी कहते हैं, और इसमें लोहा, एल्युमिनियम और ह्यूमस पाया जाता है। झारखंड राज्य की मिट्टी को लगभग कितने भागों में विभाजित किया गया है? 6 भाग में। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, अब्रकमूलक मिट्टी, रेतीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो आप लोग मेरा थ्योरी वाला वीडियो देख लीजिएगा। लाल मिट्टी का रंग लाल होने का मुख्य कारण क्या है? तो फेरिक ऑक्साइड, ये तो कारण है ही, और आपका बॉक्साइट। लाल मिट्टी का लाल होने का ये 2 कारण है, फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट। कहीं कहीं इस मिट्टी का रंग जो है पीला, धूसर, भूरा और काला भी मिलता है, और यह मिट्टी कम उपजाऊ है। निम्न में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, और ये कपास के लिए फेमस है, लेकिन झारखंड में कपास का उत्पादन नहीं होकर यहाँ पे मूंगफली का उत्पादन किया जाता है इस मिट्टी में। इसको जोताई मिट्टी या फिर लावा मिट्टी भी कहते हैं। लाल मिट्टी के अवशेष हैं, तो लाल मिट्टी के अवशेष जो है ग्रेनाइट और नीस है, और यह जो है ऊंची भूमि में पाई जाती है, मतलब टांड क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें नीस और ग्रेनाइट के अवशेष मिलते हैं। काली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में आपका सिलिकॉन, लो ऑक्साइड और मैग्नीशियम, इन तीनों की अधिकता होती है। अब्रक मूलक मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अब्रक मूलक मिट्टी का संबंध जो है इन तीनों से है। इस मिट्टी का निर्माण सिलिका के निछालन से, अब्रक की खानों से अपक्षयन के कारण और बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षयन के कारण हुआ है। तो ये तीनों ही कथन सही है। और अब्रक मूलक मिट्टी अब्रक की खानों से अपक्षय के कारण उसके समीप के क्षेत्रों में पाई जाती है। अब्रक मूलक मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इस मिट्टी में ना तो आपका धान उगाया जाता है, ना चना उगाया जाता है, और ना ही गेहूँ उगाया जाता है, ये तीनों ही नहीं उगाया जाता है। अब्रक मूलक मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं कादो उगाया जाता है। झारखंड में रेतीली मिट्टी का विस्तार है, तो रेतीली मिट्टी मतलब बलुई मिट्टी मतलब दामोदर नदी, तो दामोदर नदी आपका पलामू में तो है नहीं, तो हजारीबाग और धनबाद। रेतीली मिट्टी जो है आपका लाल या पीले रंग का मिश्रण होता है। रेतीली मिट्टी का निर्माण होता है, किससे होता है? तो ये दामोदर घाटी के परतदार चट्टानों के घिसने टूटने से हुई है, और यह मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। झारखंड में किस जिले में पीली धूसर मिट्टी का विस्तार है? तो पीली धूसर मिट्टी जो है वो आपका गढ़वा पलामू में है, और उर्वरता जो है इसमें ठीक ठाक मतलब मध्यम से उच्च स्तर की होती है। जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो हाइड्रोजन और ह्यूमस। झारखंड की जितनी भी मिट्टियाँ हैं लगभग सब में ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में हाइड्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, और इस मिट्टी को सबसे उपजाऊ मिट्टी की श्रेणी में रखा जाता है। अच्छा उत्पादन के लिए इसमें नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है वो आपका गंगा नदी, सोन साहेबगंज के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र में है, और पाकुड़ के पूर्वी क्षेत्र में है।
और स्वर्णरेखा नदी के पास जो बहरागोड़ा क्षेत्र है वहाँ पे भी। झारखंड में प्राकृतिक रूप से मृदा अपरदन का कारण है, तो ये सभी कारण है, चादरी अपरदन, रील अपरदन, अवनालिका अपरदन। तो झारखंड में प्राकृतिक रूप से मृदा अपरदन का कारण है यहाँ पे 5: चादरी अपरदन, रील अपरदन, अवनालिका अपरदन, छपछपान अपरदन और नदी तटीय अपरदन। झारखंड में मानवीय रूप से मृदा अपरदन का कारण क्या है? तो मानवीय रूप से अति पशुपालन और चारागाह का विकास, कृषि का गलत तरीका और स्थानांतरण कृषि, और यहाँ पे फसलों की प्रकृति भी। तो ये सभी क्वेश्चन इंडिया जीके का भी क्वेश्चन हो जाएगा। अपर्दित कगारों की मिट्टी में कौन सी फसल की कृषि की जाती है? तो सरगुजा, मक्का, कुर्थी। तो ये देखिए, सरगुजा, कुर्थी, मक्का, बोदी इत्यादि फसल उगाई जाती है। झारखंड के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी का विस्तार है? तो अभ्रक मूलक मिट्टी का विस्तार आपका गिरिडीह और कोडरमा में है, खास करके कोडरमा में। तो यहाँ पे ऐसा आंसर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो केवाल नाम है। केवाल कहिए चाहे चीटा मिट्टी, आप लोग सुनेंगे चीटा मिट्टी, चिकनी मिट्टी का ही नाम है। गोबरा, नगरा और हलमाद। जलप्रपात हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।